हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सॉइल इंजीनियरिंग का लास्ट वीडियो है और इसके बाद आपकी सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ छोटी सी और बताना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है लेकिन कई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, तो उनके सिर्फ मैं नोट्स बना के आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। मतलब आपके कोर्स में मेंशन नहीं है वो, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के ग्रुप पे मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लास्ट वीडियो से। टॉपिक का नाम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। आप यूं कह सकते हैं सॉइल का अंतिम पड़ाव या उसका निष्कर्ष जाके जो निकलता है वो इसी चैप्टर में निकलता है। देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा सॉइल के अंदर, स्टार्टिंग से बात करता हूं। हमने पढ़ा सबसे पहले सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देन हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में, कॉम्पैक्शन के बारे में, कंसोलिडेशन के बारे में, शियर स्ट्रेंथ के बारे में, सॉइल के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और अर्थ प्रेशर थ्योरीज के बारे में। और इन सब चीज़ों को मिला के जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो बेसिकली बेयरिंग कैपेसिटी है क्या? बेयरिंग कैपेसिटी बेयरिंग कैपेसिटी एक्चुअल में सॉइल की शियर स्ट्रेंथ या मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी को आप कह सकते हैं। और सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर आज तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने के बाद बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है और उससे हमें आइडिया लगता है कि इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए किस प्रकार की फाउंडेशन आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग की अगर हम कहें तो ये स्टार्टिंग है। यहाँ से आपने बेयरिंग कैपेसिटी आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस प्रकार की फाउंडेशन की डालने की यहाँ पर आवश्यकता है ना, किस पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर। तो शुरू करते हैं, चलिए हमारे आज के इस सॉइल के लास्ट वीडियो से। तो आप लोगों की स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में बिहेवियर बता रहा है कि एक फुटिंग है। मैं नंबरिंग से समझा देता हूँ आपको। ये फुटिंग है, एक नंबर। ये किस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है सॉइल के अंदर, किस तरीके से आपका प्रेशर डेवलप होता है, क्या होता है, ये सारे आपको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और इस कंसेप्ट को समझाने के लिए डॉक्टर कार्ल तरजागी, जिनको फादर ऑफ सॉइल भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो उसको पढ़ने से पहले बेयरिंग कैपेसिटी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, हमें वो समझनी पड़ेगी, देन हम आगे इस पे मूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेयरिंग कैपेसिटी बेसिकली है क्या? ये फाउंडेशन को प्रोवाइड की जाने वाली सॉइल द्वारा एक सपोर्टिंग पावर है, यानी वो स्ट्रेंथ सॉइल की जिस पर फाउंडेशन और फाउंडेशन के ऊपर लगे हुए सुपर स्ट्रक्चर के लोड से किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं आए और आपका स्ट्रक्चर सस्टेनली एक जगह पर खड़ा रहे, उसको बेयरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है ना। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सॉइल हमेशा शियर में फेल होती है। हमने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े उनमें शियर स्ट्रेंथ की बात करी, तो शियर स्ट्रेंथ की बात करिए तो शियर के फेलर ही होंगे। और जब शियर का फेलर होता है उसमें सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। तो इसी को बेसिस बनाते हुए कुछ थ्योरीज दी गई, जिन्हें आगे अदर साइंटिस्ट ने इसको कंटिन्यू किया और अपने अपने कंसेप्ट दिए। कुछ टेस्ट बनाए गए जो कि आपके सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करने और सेटलमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पॉइंट को गौर से देखेंगे कि सॉइल के बेस पर ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, ग्रॉस यानी ओवरऑल प्रेशर की वो वैल्यू जिससे सॉइल शियर में फेल हो जाए या शियर में फेल होने से बच जाए, फेल नहीं हो जाए, फेल होने से बच जाए, ऐसी
कैपेसिटी को हम सॉइल की अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कहेंगे। इसको QU से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल q और उसके पैर में u, या फिर QF से भी कई जगह देख सकते हैं। QF फेलियर को बताता है यहाँ पे, ठीक है। जो सॉइल की ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी यानी जो फुटिंग के द्वारा सॉइल पे प्रेशर आता है वो निम्नलिखित चीजों से मिलकर बनता है। नंबर ए, प्रेशर ड्यू टू सुपर स्ट्रक्चर लोड, फाउंडेशन के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बना है, घर बनाया हो या कोई भी स्ट्रक्चर बनाया हो उसका लोड। नंबर 2, फाउंडेशन का खुद का वजन। नंबर 3, ग्राउंड लेवल से लेके फाउंडेशन के बेस तक जो मिट्टी भरी रहती है जिसको हम सरचार्ज लोड कहते हैं उसका वेट, ठीक है। तो ये 3 वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फुटिंग से सॉइल के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। अब फुटिंग के इस वजन को अगर सॉइल झेल लेती है तो उसकी उस झेलने वाली कैपेसिटी को अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहा जाएगा, ठीक है। अगर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में से सरचार्ज प्रेशर यानी मिट्टी के प्रेशर को, जो मिट्टी ग्राउंड लेवल से फुटिंग तक भरी गई थी जिसको आप सरचार्ज प्रेशर बोल सकते हो और जिसका टेक्निकल फॉर्मूला गामा इंटू डी होता है। देखिए हमने जब अर्थ प्रेशर थ्योरीज पढ़ी थी तब वहां पे जो लोड आता था ऊपर से नीचे वो गामा इंटू एच आता था बेस प्रेशर में। अब यहाँ पे एच की जगह डी है तो यहाँ पे गामा डी एक तरीके से मिट्टी का प्रेशर ही अगर उसको माइनस कर दे अल्टीमेट में से तो आपके पास नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। और अगर इस नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दें तो आपका नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। सॉइल के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहती है। मैक्सिमम 2.5 आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू अडॉप्ट की जाती है। इस नोट्स में मैंने मेंशन नहीं की है, लिखना भूल गया। अगर आप लोग ध्यान रखें वीडियो को देख रहे हैं तो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए या नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में लेती है। स्टैंडर्ड वैल्यू 2.5 आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी बेस ऑफ द फुटिंग के ऊपर जिस पे सॉइल फेल ना हो तो उसको सेफ बेरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। और सेफ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, सेफ बेरिंग कैपेसिटी नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी और सरचार्ज प्रेशर के समेशन के बराबर होती है। ये टर्म हमने पीछे पढ़ी थी, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, उसके अंदर वापस से हमने सरचार्ज वेट को जोड़ दिया तो वो सेफ बेरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। ऐसी बेरिंग कैपेसिटी या आप यूं कह सकते हैं सॉइल के ऊपर किसी आने वाले लोड के कारण अगर किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन फेलियर ना हो तो ऐसी स्ट्रेंथ को या ऐसी स्ट्रेस को अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। इसको Q और उसके पैर में A से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी सॉइल की मैक्सिमम लोड बेरिंग कैपेसिटी बिना टेस्ट किए अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। एक चीज यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन करता है कि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी भी वो है जिसपे वो फेल ना हो या फेल होना शुरू हो जाए, और अलाउएबल भी वो है मैक्सिमम लिमिट जिसपे फेल ना हो। तो थोड़ा सा स्लाइटली फर्क है। QA वो सेफ लिमिट है जिसपे बेरिंग कैपेसिटी फेल नहीं होगी, और QU वो वैल्यू है जिसपे जस्ट इंस्टेंटली किसी समय पर फुटिंग फेल होना लग जाए जिस लोड पर, उसको बेरिंग कैपेसिटी कहेंगे। तो इस संदर्भ में हमें समझ सकते हैं कि जो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी से हमेशा ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। और बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का इस चैप्टर का जो बेसिक इंपॉर्टेंस है वो 2 चीजों के लिए। नंबर 1 टू कैलकुलेट shear failure of the soil जिसकी थ्योरी डॉक्टर कार्ल तेरजागी ने दी, और नंबर 2 सेटलमेंट ऑफ सॉइल जिसके लिए प्लेट लोड टेस्ट या SPT टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट बना है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले तेरजागी की बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन की। जो फिगर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो इसी थ्योरी के अजम्पशंस पे बेस्ड था, ठीक है ना। तो अजम्पशन सॉइल के केस में वही अपने पुराने चलते आ रहे हैं। सॉइल मास इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, सबको पता है क्या होता है। द बेस ऑफ द फुटिंग इज हॉरिजॉन्टल, जो फुटिंग का बेस है वो एकदम क्षैतिज होना चाहिए, सीधा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। द ग्राउंड सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, जिस ग्राउंड सरफेस पर फुटिंग को रखा जाए वो भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। द फुटिंग इज शैलो, ये चीज हमारी डिस्कस करनी रह गई
कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी फुटिंग डीप है कि शैलो है। दो तरीके हैं इसके। नंबर एक, अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फुटिंग से कम हो, फिर से गौर से सुन लेना, अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फुटिंग यानी फुटिंग की चौड़ाई से कम हो उसकी गहराई, तो उसे शैलो फाउंडेशन कहेंगे। इसी प्रकार से जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फुटिंग की गहराई फुटिंग की चौड़ाई से ज्यादा हो जाए तो उसे हम डीप फाउंडेशन कहेंगे। शैलो फाउंडेशन में काफी सारी फाउंडेशन फुटिंग्स आ जाती हैं, आइसोलेटेड फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये शैलो में आती है। राफ फाउंडेशन, ये सब आपकी शैलो फुटिंग में आती है, शैलो फाउंडेशन में आती है। डीप फुटिंग में आती है आपकी पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, बॉक्स या ओपन केसन फाउंडेशन। ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। और स्ट्रिप फुटिंग के केस में जो आपका लेंथ टू द विड्थ रेशियो इन्फिनिटी रहता है, तो वहां पर उसको शैलो फाउंडेशन की कैटेगरी में ही रखते हैं। और इस थ्योरी की एक विडंबना थी कि इस पे जो हमने एनालाइज किया उसमें मान के किया कि जो फुटिंग पे प्रेशर आ रहा है, वो लोड आ रहा है, वो कॉन्सेंट्रिक यानी पॉइंट लोड है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉइंट लोड कभी प्रैक्टिकली किसी स्ट्रक्चर पे नहीं आ सकता, ठीक है ना। और बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ 7 पॉइंट। फुटिंग का बेस है वो खुरदुरा होना चाहिए, एकदम स्मूथ नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए लेकिन खुरदुरा होना चाहिए। कुलाम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी इज एप्लीकेबल। जो कुलाम की शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था, टो बराबर C प्लस सिग्मा 10 फाई, जो हमारी अर्थ प्रेशर थ्योरीज में आया था, वो यहाँ पे वैलिड होना चाहिए। द सॉइल फेल्स इन जनरल शियर फेलियर। अभी जनरल शियर फेलियर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी के लिए आप सिर्फ इसको समझ सकते हैं। द प्लास्टिक स्टेट ऑफ सॉइल इज कंसिडर्ड एज शियर फेलियर। सॉइल की जो प्लास्टिक स्टेट है वो शियर फेलियर पे कंसिडर की जाती है, ठीक है। द सॉइल जस्ट बिलो द बेस ऑफ फाउंडेशन इज ट्राइंगुलर वेज थ्योरी। जो फाउंडेशन के बेस के जस्ट नीचे की सॉइल है वो ट्राइंगुलर वेज थ्योरी के अनुरूप ही फेल होनी चाहिए। देखिए प्रैक्टिकली ये हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि फाउंडेशन के जस्ट नीचे वाली जो फुटिंग है उसमें ट्राइंगुलर वेज थ्योरी का फेलियर होगा और इलास्टिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और शियर फेलियर के टाइम सॉइल के नीचे 5 जोन बनते हैं। अब ये 5 जोन कौन कौन से हैं? सबसे पहले बताया इसमें जोन फर्स्ट, ये एक्चुअल में फर्स्ट है, 3 गलती से लिखा हुआ है। इलास्टिक इक्विलिब्रियम जोन, जो कि आपका ट्राइंगुलर शेप में होता है, अभी मैं फिगर से समझा दूंगा। नंबर 2 जोन ऑफ रेडियल शियर, जो लॉगरिथमिक स्पाइरल शेप का होता है। नंबर 3 लीनियर शियर फेलियर, या फिर इसको रैंकाइन पैसिव प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि तेरजागी की थ्योरी कहती है कि जो सॉइल का जो फेलियर है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल जो एक्सटेंड होता है वो 45 - 5/2 होता है। अब ये जो 3 मैंने आपके जोन बताए वो क्या है, शुरुआत वाले फिगर में चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये फिगर देख सकते हैं। तो इसमें जो आपकी ये दिख रहा है फर्स्ट जोन, ये आपका जोन फर्स्ट है। 2 आपके सेकंड जोन है रेडियल शेयर वाले, और थर्ड रैंकाइन पैसिव स्टेट है। ये थर्ड दिख रहे हैं आपको दोनों, 3 और 3 लिखे हुए हैं, ये थर्ड जोन है। यानी टोटल 5 जोन हो गए, 1 जोन डाउनवर्ड, 2 रेडियल जोन के, 2 पैसिव रैंकाइन स्टेट के, टोटल 5 फेलियर जोन होते हैं। और ये देखिए 45 - 5/2 एंगल एक्सटेंड कर रहा है। अब क्या होता है, जब डाउनवर्ड वेट आता है तो ये जो सॉइल की सरफेस है, देखो मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जो सरफेस है ये वाली और ये वाली, ये पैसिव प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देती है। और ये जो रैंकाइन स्टेट और ये रेडियल जोन है, ये अपने वजन से और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपवर्ड प्रेशर को एक्सटेंड करती है इसके ऊपर, या यूं सीधे शब्दों में कहें यहाँ पर आपका पैसिव प्रेशर डेवलप होने लग जाता है। और पैसिव प्रेशर मैंने बताया था बचाने वाला फोर्स होता है, जो कि आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इक्विलिब्रियम फॉर्मूले को जब हमने एडजस्ट किया, तो आपके पास ये 3 फॉर्मूले है निकल के बेरिंग कैपेसिटी के डायरेक्ट।
इसका डेरिवेशन है काफी बड़ा सा, आप लोगों को नहीं करना है। आपको जो ये ग्रीन कलर से 3 इक्वेशंस दिख रही हैं, है ना, ये 3 इक्वेशंस है जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्ट्रिप फुटिंग है तो आपकी बेरिंग्स कैपेसिटी की इक्वेशन CNC प्लस 0.5 गामा बी एन गामा प्लस गामा डी एन क्यू, यहाँ पे C डिग्री ऑफ कोहेजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 कांस्टेंट है, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, B विड्थ ऑफ फुटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा फिर यूनिट वेट ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, D डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, NC NQ N गामा बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर थे जिनकी वैल्यू डायरेक्ट आपको तेरजागी ने दे दी। ये थी स्ट्रिप फुटिंग के लिए। अगर स्क्वायर फुटिंग आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, CNC के आगे 1.2 लग जाएगा और यहाँ 0.5 की जगह 0.4 हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फुटिंग है तो CNC के आगे 1.2 लगा रहेगा लेकिन 0.4 की जगह 0.3 आ जाएगा। जो मैंने आपको टर्म्स बताई CBD गामा डी, ये सारी आपकी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, आप इनको यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं, मैंने वैसे आपको बता दी, ठीक है। NC NQ N गामा बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर होते हैं। अगर आपकी सॉइल प्योरली क्ले है, फुल्ली सैचुरेटेड क्ले है, ऐसी कंडीशन में फाई की वैल्यू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 होगा। NC NQ N गामा की वैल्यू आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, आप इनको डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम किसी क्ले की निकालें बेरिंग कैपेसिटी जस्ट बिलो द लोड, जहां पर डिग्री ऑफ कोहेजन हो, फाई 0 हो, तो इसकी इक्वेशन ये रहेगी, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सॉइल में लोकल शियर फेलियर हो, देखो एक पहले जनरल शियर फेलियर आया, अब लोकल शियर फेलियर आया, दोनों में क्या फर्क होता है अभी नेक्स्ट टॉपिक से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रख सकते हैं, जब लोकल शियर फेलियर आएगा तो आपके जो डिग्री ऑफ कोहेजन है वो ओरिजिनल कोहेजन का 2/3 रह जाएगा और tan फाई इनिशियल एंगल का 2/3 रह जाएगा, यानी 2/3 मामला रह जाएगा यहाँ पे। और अगर हम रेशियो निकाले स्ट्रिप फुटिंग स्क्वायर फुटिंग का और स्ट्रिप और सर्कुलर फुटिंग का, तो इससे ये पता चलता है कि बेरिंग कैपेसिटी हमेशा स्ट्रिप फुटिंग की ज्यादा होगी, स्क्वायर फुटिंग की उसके बाद, और सबसे कम सर्कुलर फुटिंग की होती। स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, जो हमारे ईंटों से हम घर बनाते हैं, ब्रिक मैसोनरी से या स्टोन मैसोनरी से घर बनाते हैं, तो जो एक ट्रेंच खोदी जाती है प्लॉट के ऊपर, उस पर जो फुटिंग बनाई जाती है लंबाई के अनुरूप, उसे स्ट्रिप फुटिंग कहा जा सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक राइज हो जाए तो बेरिंग कैपेसिटी में 50% का डिक्रीमेंट, यानी बेरिंग कैपेसिटी 50% तक घट जाती है, क्योंकि वाटर टेबल राइज होने से यूनिट वेट ऑफ सॉइल सबमर्ज यूनिट वेट में कन्वर्ट हो जाता है और सबमर्ज यूनिट वेट ओरिजिनल वेट का 50% होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गई बेरिंग कैपेसिटी की थ्योरी। अब मान लीजिए सॉइल फेल हो गई, तो फेल होने के उसके 3 तरह के पैटर्न हैं सॉइल के। नंबर 1 इज जनरल शियर फेलियर, नंबर 2 इज लोकल शियर फेलियर, नंबर 3 इज पंचिंग शियर फेलियर। तो इनमें से जो थर्ड है पंचिंग शियर फेलियर, वो एकदम ही सॉफ्ट क्ले या फिर एकदम ही सॉफ्ट सैंड के ऊपर होता है कि आपने थोड़ा सा लोड लगाया, वो नीचे की तरफ सेटलमेंट हो गया, वो पंचिंग शियर कहलाएगा। लेकिन जो जनरल और लोकल शियर है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी स्क्रीन में मैंने कंपैरिजन करके बता रहा हूं, इनको समझते हैं। तो जनरल शियर फेलियर होता है वो मोस्टली डेंस सैंड या हार्ड क्ले में होता है, यानी ऐसी मिट्टी ओवरऑल जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो या वो हार्ड नेचर की हो, वहां पर आपका जनरल शियर फेलियर होगा। और अगर लोकल शियर फेलियर आपका लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले में होगा, ठीक है ना। और इस तरह के फेलियर में सॉइल थोड़ी सी नीचे दबेगी, फाउंडेशन थोड़ी सी नीचे जाएगी, जबकि लोकल शियर फेलियर के अंदर काफी हद तक आपके सेटलमेंट होगा, ठीक है। इसमें शियर फेलियर के दौरान नींव के किनारों से मिट्टी ऊपर की तरफ उठेगी, यानी कि मैं अगर डायग्राम बना के, थोड़ा सा गंदा बनेगा समझ जाना, ये आपकी एक फुटिंग बन रही है, ठीक है ना, एक इस तरीके से मैंने बना दी, ठीक है। अभी इसको मैं बना रहा हूं, ये आपकी फुटिंग बन गई। तो अगर मैं यहां से फेलियर शुरू करूं इस तरीके से, तो
इस तरफ से भी शुरू करूं तो यहाँ से क्या ऊपर की तरफ उठने लग जाती है सॉइल, किनारों से यहाँ से यूं उठने लग जाती है सॉइल, इसके डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बल्जिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, क्या बोलते हैं, बल्जिंग ऑफ सॉइल। ऐसा करने से जो मिट्टी नींव है वो नीचे की तरफ धंसती है और ये साइड से मिट्टी ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, इसको बल्जिंग ऑफ सॉइल कहते हैं। जबकि लोकल शियर फेलियर में कोई फेलियर प्लेन बनता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कब फेलियर होगा, क्योंकि यहाँ पे सडन फेलियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनरल शियर फेलियर में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू 36 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में रहती है, जबकि लोकल शियर फेलियर में इसकी वैल्यू 28 डिग्री से कम रहती है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जा चुकी है। जो लोड सेटलमेंट ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसमें जनरल शियर फेलियर में वो पहले ऊपर अचानक से बढ़ता है, इस तरीके से बढ़ता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये समझ लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो आपका लोग जनरल शियर फेलियर के अंदर ग्राफ पहले बढ़ेगा, पीक पे जाएगा, फिर अचानक से गिर जाएगा। ये तो हो गया आपका जनरल शियर फेलियर के अंदर ग्राफ। इसी प्रकार से अगर मैं आपका लोकल शियर फेलियर करूं, है ना, लोकल शियर फेलियर किया जाए, ठीक है, तो मान लीजिए ये ग्राफ खींच दिया आपने, ठीक है, लोड सेटलमेंट के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत स्लाइटली ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। तो इसमें जो आपका शियर पैटर्न है वो इतना अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे पाएगा लोकल शियर फेलियर में। नेक्स्ट 6 पॉइंट, डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू जनरल शियर फेलियर में ग्रेटर देन 70% रहेगी, इसमें लेस देन 20% रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसमें फेलियर के टाइम स्ट्रेन 5% तक डेवलप होता है और लोकल शियर फेलियर में 10 से 20% फेलियर होता है। अगर हम एसपीटी टेस्ट करें, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो उसमें नंबर ऑफ ब्लोज 30 रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ ब्लोज 5 रहते हैं। अब ये नंबर ऑफ ब्लोज क्या होते हैं ये अभी आपको नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 100 किलो न्यूटन या उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन लोकल शियर में हमेशा स्ट्रेंथ 100 किलो न्यूटन के अंदर ही रहेगी। कुल मिला के लोग जनरल शियर फेलियर वाली सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी हायर रहेगी, उसकी कम रहेगी, ठीक है ना। वही कोहेजन वाली कहानी 2/3 ले लेंगे, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये तो बात थी आपकी शियर फेलियर की बेरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन की। अब जब आपको सेटलमेंट निकालना हो सॉइल के अंदर, तो सॉइल के सेटलमेंट को चेक करने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये हम आप थोड़ा सा आपके कोर्स में इसको कवर कर लेते हैं। प्लेट लोड टेस्ट क्या है, एक फील्ड टेस्ट है जो कि 2 चीजों के लिए काम आता है, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग और बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे किया जाता है, इसमें हम एक बेरिंग प्लेट लेते हैं जिसका साइज 30 बाय 30 सेंटीमीटर से 75 बाय 75 सेंटीमीटर का हो सकता है। ये स्टील, कंक्रीट या वुड की भी बनी हो सकती है, ज्यादातर प्रेफर हम स्टील की करते हैं। अगर आपकी हार्ड क्ले या डेंस सैंड है तो 30 बाय 30 सेंटीमीटर की स्टील प्लेट लेंगे, और अगर आपकी सॉफ्ट क्ले है तो 60 बाय 60 mm की स्टील प्लेट लेंगे। इस स्टील प्लेट की मोटाई 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और जो भी आपके प्लेट का साइज होगा उसका 5 गुना उसके चारों तरफ खड्डा खोदेंगे और उसको उसकी गहराई में लेवल करके उसके ऊपर बेरिंग प्लेट को रख दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द साइज ऑफ पिट यूज्ड फॉर प्लेट लोड टेस्ट इज, आंसर है 5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ प्लेट, ठीक है ना, 5 गुना होता है उसके साइज का। अब इस प्लेट के ऊपर हाइड्रोलिक जैक असेंबली लगाई जाती है, लोडिंग अरेंजमेंट लगाया जाता है, ठीक है। और इस 2 तरह से लोडिंग लगाई जाती है, ग्रेविटेशनल लोडिंग सिस्टम और रिएक्शन ट्रस सिस्टम। आजकल रिएक्शन ट्रस सिस्टम काम आ रहा है, क्या होता है आपकी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ये ग्रेविटेशनल लोडिंग है, ठीक है ना। तो इसमें एक एक चीज को समझाता हूं, कौन सी चीज क्या है। जिसको मैं 1 नंबर से प्रदर्शित कर रहा हूं वो टेस्ट प्लेट है, इस पर 2 नंबर से बता रहा हूँ ये हाइड्रोलिक जैक है, ये इसके प्लैंक है और ये लोड है। यहाँ पे डायल गेज लगे हुए हैं,
जिस पे इस लोड के इंक्रीमेंट के कारण जो भी डिफॉर्मेशन आता है वो इसमें दिख जाता है। इसी का विपरीत अगर हम रिएक्शन ट्रस मेथड में जाए तो यहाँ दिख रहा है आपको वही टेस्ट प्लेट आ गई, हाइड्रोलिक जैक आ गया, बस ऊपर लोडिंग ग्रेविटी की जगह आपके ट्रस मेथड से आएगी। ध्यान रहे यहाँ पे जो गोल गोल दिख रहा है ये सैंड बैग, मिट्टी के बोरे होते हैं जो कि टेस्ट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फिगर है, आप इससे देख के समझ सकते हैं। अब क्या किया जाता है, इनिशियली इसके ऊपर 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का सेटिंग प्रेशर लगाया जाता है और लोड लगाया जाता है। और लोड इस तरीके से लगाया जाता है कि जब तक 2 mm से कम सेटलमेंट होना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो IS 1888-1962 के अनुसार जो भी आपके पर्टिकुलर लोड पे जो सेटलमेंट होता है उसका एक लोड सेटलमेंट कर्व खींचा जाता है। तो इस लोड सेटलमेंट कर्व को प्लॉट करके आप अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूले दिख रहे हैं आपके, ये वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट के, ये आपकी सेटलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। SF क्या है, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, SP क्या है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट, BF क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग, BP क्या है, विड्थ ऑफ बेरिंग प्लेट, जो मैंने शुरुआत में बताई थी 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप सैंडी सॉइल या कोहेजनलेस सॉइल्स का सेटलमेंट निकाल सकते हो। अगर आपकी क्लेई सॉइल है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो सेटलमेंट, और अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो उसकी बेरिंग कैपेसिटी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे QF बेरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन है और QP बेरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट है, जो हमने प्लेट लोड टेस्ट में कंसिडर की थी। BF और BP क्या होता है आपको बता दिया है। QF QP अगर कोहेजिव सॉइल में है तो बराबर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर एक्चुअली यही कहानी है जो मैंने समझाई थी आपकी लोडिंग की, आपको ऑलरेडी फिगर से बता दी है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं इस टेस्ट के। डिसएडवांटेज क्या है कि वाटर टेबल अगर राइज हो जाए तो ये काम का नहीं। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है, क्ले पे इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। सैंडी सॉइल एकदम डेंस नेचर की हो तो अच्छे नहीं आते रिजल्ट। तो ओवरऑल ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है आपका जो सॉइल की स्ट्रेंथ को बताने में मददगार है, ठीक है। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको SPT स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसका कोड IS 2131-1981 है। ये टेस्ट सबसे ज्यादा बेरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है। सबसे पहले हम एक खड्डा खोदते हैं जिसका साइज 55 से 150 mm डायमीटर होता है, गोल खड्डा खोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर स्प्लिट स्पून सैंपलर, सॉइल की सैंपलिंग करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अंदर से खोखला होता है, उसे ठोक ठोक के अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं काफी ऊंचा, उस पे गिरने यानी पुली लगा के 65 किलो का लोड उस सैंपलर पे पटकते हैं। तो जितनी बार वो हैमर गिरता है उसको नंबर ऑफ ब्लोस कहते हैं, ठीक है ना, जिसको मैं आपको पहले आया था नंबर ऑफ ब्लोस। तो नंबर ऑफ ब्लोस को N से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, N से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के कोशिश करता हूँ समझाने की कि इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ये एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ठीक है, इस तरीके से 3 टांगों वाला, और यहाँ पर एक पुली लगी रहती है और इस पुली से नीचे की तरफ एक हैमर लटका रहता है जिसका वजन 65 किलो होता है। कितना होता है, 65 kg। और यहाँ पर एक सैंपलर लगा रहता है, ठीक है, सैंपलर इस तरीके से लगा रहता है नीचे, जिसके ऊपर ये गिरता रहता है, ठीक है। और गिरने से ये जब इसके ऊपर गिरता है तो हर पेनिट्रेशन पे कितना ये सैंपलर इंसर्ट हुआ जमीन के नीचे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शुरू के जो 15, इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली है कि एक तो इसमें सैंपलर स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है, दूसरा इसमें जो हथौड़ा होता है उसका वजन 65 किलो होता है,
और शुरुआत के जो इसमें नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, यानी हथौड़े को जितनी बार ऊपर से नीचे पटकते हैं उसको नंबर ऑफ ब्लोज कहते हैं, उसी को काउंट किया जाता है। और हर बार हथौड़े के गिरने पर जितना पेनिट्रेशन होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो शुरू के जो 15 ब्लोज है या 15 बार गिरने को नहीं काउंट किया जाता, वो सैम्पलर को अपनी जगह एकत्रित होने के लिए, अपनी जगह सही से लगने के लिए कंसिडर किया जाता है। फिर अगले 15 ब्लोज में होने वाले सेटलमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके अगले 15 ब्लोज में सेटलमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। ये तब तक किया जाता है जब तक कि सैम्पलर पूरी तरह से जमीन के अंदर ना घुस जाए, ठीक है। और बाद में नंबर ऑफ ब्लोज को काउंट करने के बाद उससे डायरेक्टली बेरिंग कैपेसिटी या सेटलमेंट कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो करेक्शन, ये जो नंबर ऑफ ब्लोज की रीडिंग आती है, इसमें कुछ करेक्शन करने पड़ते हैं। ओवरबर्डन प्रेशर, कई बार की कई कारणों से ओवरबर्डन प्रेशर आ जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है CN से गुणा करके। CN का फॉर्मूला 0.77 log 10 2000 अपॉन सिग्मा डैश होता है। सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को स्किप कर सकते हैं। लास्ट होता है डायलेटेंसी या सबमर्जेंस करेक्शन। ये कई बार पूछ लिया गया है कि डायलेटेंसी या मिट्टी अगर पानी में डूबी हो तो उसके कारण क्या करेक्शन किया जाता है। तो ये फॉर्मूला कई बार आपका जो लास्ट वाला है ये पूछा जा चुका है SPT टेस्ट के लिए, नंबर ऑफ ब्लोज के लिए, ठीक है। इसको फिर बेरिंग कैपेसिटी की जो आपकी इक्वेशन थी उस पूरी को नंबर ऑफ ब्लोज से गुणा करके आप बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ी इक्वेशन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें जितना आपको बताया आप सिर्फ वही याद करें, वही आपके काम का है। ये 4 फॉर्मूले काम के हैं और मेनली ये लास्ट वाला फॉर्मूला काम का है, ठीक है। और बेरिंग कैपेसिटी का जो आपको शुरुआत में फॉर्मूले बताए थे 3 स्ट्रिप फुटिंग वाले, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूले जो है आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ गए ये वाले, ये ग्रीन कलर वाले। तो ये 6, 7 या 8 फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेरिंग कैपेसिटी के लिए। हालांकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बेरिंग कैपेसिटी से नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हमारे कोर्स में थी तो मैंने इसको कवर अप करने की कोशिश की है। तो आज इसी चैप्टर के साथ एज पर आपके सिलेबस के मेरी सॉइल इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। और एक मैं आपको नोट्स कुछ और एक्स्ट्रा बना के दूंगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं लिखे हुए लेकिन वो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके नोट्स आपको आज रात तक या कल सुबह तक ही मिल जाएंगे। तो सॉइल के जागसी लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारी सॉइल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है पूरी रूप से। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने बताया था ऑटोकैड, हम शुरू करेंगे। आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, होपफुली आप कर रहे होंगे। नहीं कर रहे, जो लोग नहीं पढ़ रहे अभी तक सीरियस होके, प्लीज जाग जाओ। जहां तक उम्मीद है आपका पेपर टाइम पे भी हो सकता है ना, क्योंकि 2 अगस्त से पेपर आपके कंपटीशन के स्टार्ट होने वाले हैं। आरपीएससी लाइब्रेरियन की जो परीक्षा है वो 2 अगस्त को उसने प्रस्तावित की है। तो अगर आरपीएससी पेपर करवा सकता है तो RSF-SSB के भी चांसेस है वो करवाएगा पेपर। तो 4 महीने बचते हैं हमारे पास। ऑटोकैड ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, 10-12 दिन का सब्जेक्ट है। उसके बाद मैं इरिगेशन सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा आपका। बाकी आपके शिव सर कंटिन्यू कर ही रहे हैं सब्जेक्ट्स को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। सॉइल में कोई प्रॉब्लम हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल करके भी या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके भी। जो आपको समझना फिर से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।